अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7th के 8 चैप्टर में आ चुके हैं। 8 चैप्टर में हम लोगों को मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंध के बारे में पढ़ना है। तो इसमें भी एक कहानी के थ्रू बताया गया है जिसे हम लोग पढ़ते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी और उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया तो दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती रहती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है। श्रीकांत चाचा ने कहा, उसके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों के सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में अब विश्व के विभिन्न प्राकृतिक देशों के निवासियों के बारे में सीखेंगे हम। अब आते हैं हम लोग अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन जो है यह अफ्रीका में है और अफ्रीका का सबसे बड़ा बेसिन है ये। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम चित्र को देखेंगे। चित्र 8.2 में ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी नदी से होकर गुजरता है और ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। दक्षिण अमेरिका जो है, अमेरिका ही एक ऐसी महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखा गुजरती है, जो कि हम लोग पिछले के क्लास में पढ़ चुके हैं। इस दक्षिण अमेरिका के बारे में विशेष जानकारी के लिए हम लोग पीछे के अध्यायों को आप वीडियो में देख सकते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि मुहाना किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यानी कि अगर कोई एक नदी आ रही है और उसमें एक दूसरी नदी आके जिस जगह पे मुड़ती है उसे मुहाना कहते हैं। तो अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, वेलुबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। ये जितने भी सारे नाम हैं ये सारे नाम अफ्रीका के ही हैं। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में भी बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन नदी का निर्माण करती हैं। यह हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें जो ब्राज़ील के भागों में जो पेरू के कुछ भाग हैं, बोलिविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे भाग से अपवाहित होती है। इसमें बताया, क्वेश्चन पूछा है एक, क्या आप बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं? तो हाँ, हम उस देश में बेसिन में जो देश है उनके नाम है। उससे प्रभावित होने वाले देश हैं ब्राज़ील है, ब्राज़ील जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है, फिर से पेरू है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, फिर वेनेजुएला है। ये जो सारे देश हैं वह इस बेसिन में स्थित देश के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है शब्दावली में सहायक नदी। यह छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य नदी में मिलती है और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ
जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। अमेजन जो बेसिन है वह विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। विश्व का सबसे बड़ा बेसिन कौन है? अमेजन बेसिन है। अब आते हैं जलवायु। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। और इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है और रात के समय का तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। आर्द्रता का मतलब कि नमी इसमें जो है। वर्षा वन, इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। जहाँ पे वर्षा होगी वहाँ पे पेड़ पौधे भी अच्छे उगेंगे, क्योंकि उन्हें पेड़ पौधे को अच्छी तरह से क्या चाहिए तो जल चाहिए, लवण चाहिए और सूर्य से प्रकाश चाहिए। तो वर्षा के कारण उनको भूमि जल भी मिल जाती, जिसके कारण वहाँ की जो भूमि होती है वह सघन वन होते हैं। और वह वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, यानी एक दूसरे से हर एक पत्तियाँ एक दूसरे से ढक जाती है, जिसके कारण सूरज का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि हमें जब छांव चाहिए होता है गर्मी के दिनों में, तो हम किसी पेड़ का सहारा लेते हैं, तो फिर भी थोड़ी बहुत धूप उस पेड़ के नीचे से आ जाती है। लेकिन जो भूमध्य सागर के या जो अमेजन बेसिन के क्षेत्र में जो वन होते हैं, अफ्रीका में जो वन होते हैं, जो भूमध्य रेखा से गुजरने वाली जो क्षेत्र में जो वन होते हैं वह इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरती के धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किडी और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है और टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर एवं एनाकोडा एवं बोआ कुछ ही ऐसी ही प्रजातियां इसमें हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। एनाकोडा जो सांप की प्रजाति है वह विश्व की सबसे बड़ी प्रजाति है और यह बड़े बड़े मगरमच्छों को भी खा जाती है, जो कि हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़े हैं। अब आते यहाँ पे दिया है साइड में, क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। अब आते हैं वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं। क्योंकि मछलियाँ या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है और वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती है। यानी कि इसका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी उगाई जाती है। कहाँ पे? तो अफ्रीका के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में।
वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खियों के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एक ऐसा उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया और अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन में वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने का प्रभाव क्या होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है, जैसे कि चित्र 8.6 में दिखाया गया कि वनों का क्रमिक विनाश कैसे कैसे हो रहा है। वन पहले पिक्चर में है कि वन ज़्यादा क्षेत्र में थे, फिर उससे जैसे जैसे कटाई हो रही है तो वनों की कटाई का लोग प्रयोग खेती करने के लिए, घर बसाने के लिए, कल कारखाने बसाने के लिए कर रहे हैं। तो इससे मिट्टी की कटाव हो रही है और मिट्टी के कटाव से जो जल का जो स्तर होता है, जल का जो स्तर है वो बहुत बड़े भूभाग पे फैलते जा रहा है। एक हम लोग का शब्द आया था कर्तन और दहन कृषि। कर्तन और दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है और जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और जमीन के इस टुकड़े का बार बार प्रयोग में मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए कुछ टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि को टुकड़े को पुनः जोतते हैं, यानी कि यही प्रक्रिया यानी कि कर्तन और दहन कृषि उसे कहते हैं कि बड़े भूभाग पे कि जो भूभाग है उसके कुछ छोटे भूभाग पे वो वहाँ उसको साफ करते हैं, फिर जलाते हैं और जलाने के बाद वहाँ खेती करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जिस भूभाग पे पहले वह खेती किए रहते हैं उस भूभाग को छोड़ के दूसरे भूभाग पे वह फिर खेती करते हैं और यही प्रक्रिया बार बार वह अपनाते रहते हैं, जिसको कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। अब आते गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, जो कि चित्र 8.8 में दिखाया गया है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है और घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो घाघर है, सोन है, चंबल है, गंडक है, कोसी है। ये सारी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। तो वैसे तो आप लोगों को एटलस के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन हम एटलस के बारे में जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड करेंगे कि और उसमें बताएंगे कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, कौन राज्य कहाँ पे है, कौन सी हमारे राज्य हमारे देश से कौन कौन से अदर कंट्रीज़ जो है देश है वो जुड़े हुए हैं, गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी है, सारे नदियों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वत, पहाड़, झील, तालाब सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिहांग, दिबांग और दिबांग है, जो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लोहित है, दिशांग है और भी बहुत सारे नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की, मानस भी है,
ये सारी नदियाँ, कलांग भी है, जमुना भी है और भी बहुत सारे नदियाँ हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद एवं सुंदर डेल्टा इन बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। इस मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। तो हम इस जो हम लोग का चित्र 8.8 जो दिखाया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि जिस जगह पे आके मिलती है वह बेसिन, जब एक बड़ी सहायक नदियों से जब छोटी सहायक नदियाँ जिस जगह पे आके मिलती है उसे बेसिन कहते हैं। तो हम लोग इससे मैप से देख सकते हैं कि गंगा नदी किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है, उसकी सहायक नदियाँ किधर किधर से आके मिल रही है और ब्रह्मपुत्र नदियाँ किधर है। तो ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है ये पूर्वांचल में है और उत्तर में हमारा गंगा नदी है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो चित्र 8.8 से भी हम देख के बता सकते हैं कि गंगा आपको जो पश्चिम से आ रही है और ब्रह्मपुत्र जो पूरब से आ रही है, दोनों जिस जगह पे मिल रही है वह देख सकते हैं मैप में कि वह बांग्लादेश में मिल रही है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यानी कि भूमि जहाँ उपलब्ध है वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा कृषि करते हैं और धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की मात्रा आवश्यक होती है और यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है और गन्ना एवं जूट, गन्ना आपको ईख को बोला जाता है, एवं जूट जैसी नकदी फसलें उगाई जाती है। तो जूट जो उगाई जाती है वो बांग्लादेश में और बिहार के से सटे हुए जो जिला है उन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है और मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी लगाए जाते हैं। पर्णपाती वन, जो कि हम लोग पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि पर्णपाती वन किसे कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है और उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीर, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो जो मैंग्रोव वन है यह हमारा बांग्लादेश में पाई जाती है। एक हम लोग का यहाँ शब्दावली दिया है जनसंख्या घनत्व। इसका क्या अर्थ है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो होती है उसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। चित्र 8.11 में दिखाया गया है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव
पाए जाते हैं। रोहू, केतला एवं हिसला मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का प्रमुख आहार है। इसमें एक दिया गया है, क्या आप जानते हैं वेदिकाएँ? वेदिकाएँ किसको कहा जाता है, जो कि हम लोग को पीछे के टॉपिक में मिला था। तो वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है और ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो, जो कि चित्र में दिखाया गया है। तो वेदिकाएँ बनती, जैसे ऊंचे ऊंचे जो ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें वेदिकाएँ बनती है। तो वेदिकाएँ जो बनती है वो ढलान जो होती है, ढलान ऊपर से नीचे की तरफ होती है, लेकिन जो वेदिकाएँ बनती है वो एक की रेखीय में बनती है और रेखीय में बना करके और उसमें बांध बनाया जाता है, ताकि जो ढलान से जो बहती है वह डायरेक्ट अगर खेती करेंगे तो सारी मिट्टियाँ बह के नीचे आ जाएगी। इसीलिए उसको एक ढलान के रूप में रहता है, तो उसको एक चौड़ी पट्टी के तरफ एक रेखीय में बनाया जाता है, उसी को वेदिकाएँ कहते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है। अगर जिस नदी में डॉल्फिन मछली होती है तो इससे पता चलता है कि वह नदी बहुत ही साफ है। झील और जीविका, झील जो जीविका का एक साधन है। विनोद, एक यहाँ पे एक कहानी बताया गया है कि विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार जो होते वेलिनेरिया, हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं और झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है और खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वह पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। एक क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि सार्वभौमिकता, स्वच्छता जो है, सार्वभौमिकता का मतलब है कि सबके साथ सार्वजनिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो ये प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्थर है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित ताजमहल है और इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमाम बाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। ये सारे
एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया। यानी कि संरक्षण का मतलब कि गंगा नदी में जितने भी कचरे या गंदगी जाती है उसको साफ करने के लिए, उसमें नहीं डालने के लिए यह नमामि गंगे शुरू किया गया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर पे। उस महाद्वीप का नाम बताइए जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। अमेजन बेसिन के लोग कैसी फसल उपजाते हैं। अमेजन बेसिन के लोग धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे फसल उगाते हैं जो जिसमें पानी की सर्वाधिक मात्रा उस फसल के लिए चाहिए होती है। अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। अमेजन के वर्षा वन में लंबे चोंच वाले पक्षी पाए जाते हैं जैसे टूकन और गुंजन। गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर स्थित है। इलाहाबाद, बनारस, पटना जैसे बड़े शहर स्थित है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम में पाए जाते हैं। टूकन क्या है। टूकन एक पक्षी है। मैनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है। अफ्रीका का है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के स्थित है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं। शंकुधारी वृक्ष का। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। नेक्स्ट 4 नंबर जो काजीरंगा है यह असम में है। रेशम कीट जो है ये रेशम कीट पालन से है। फिर उसका पिरान्या जो है, मलोका जो है वो ढालू छत है। और पिरान्या जो है ये तो नहीं याद आ रहा है। सूती कपड़े जो हैं ये आपको वाराणसी से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कारण बताइए। वर्षा वन लुप्त हो रहे हैं। वर्षा वन लुप्त इसलिए क्योंकि वनों को काट कर हम मकान बना रहे हैं, भवनें बना रहे हैं, कल कारखाने बना रहे हैं, इस प्रकार वन लुप्त हो रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि होती है क्योंकि धान की कृषि के लिए पर्याप्त वर्षा चाहिए, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में यह मतलब कि हमेशा बारिश होते रहती है धान की खेती के समय, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती होती है। इस प्रकार हमारा क्लास 7th का 8 चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर इससे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर एक मैसेज की रिप्लाई दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।